सोचिए, आप अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज में हैं। आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। सब कुछ परफेक्ट है सिवाय एक छोटी सी घबराहट के। आपको उसके पेरेंट्स से मिलना है। नॉर्मल है ना? हम सब इस सिचुएशन में नर्वस हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वो नर्वसनेस सिर्फ एक हिचकिचाहट नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। एक ऐसा रेड फ्लैग जिसे आपकी आंखें देख तो रही हैं, लेकिन आपका दिमाग उस पर यकीन करने से मना कर देता है। क्रिस वॉशिंगटन के साथ भी यही हुआ। जब उसकी गर्लफ्रेंड रोज ने उसे अपने पेरेंट्स के घर चलने को कहा, तो क्रिस के मन में सिर्फ एक ही डर था कि रोज ने अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताया है कि क्रिस एक ब्लैक अमेरिकन है। रोज ने हंसकर इस बात को टाल दिया, ये कहकर कि उसके पापा तो इतने लिबरल हैं कि अगर बराक ओबामा तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बनते तो वो उन्हें ही वोट देते। ये एक छोटी सी मासूम सी बात लगती है, लेकिन इस हंसी के पीछे एक ऐसा खौफनाक जाल बुना जा चुका है जिसकी गहराई का अंदाजा ना तो क्रिस को था और ना ही शायद इस स्क्रीन के उस पार बैठे आपको है। सफर शुरू होता है। शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूट रही है और गाड़ी एक ऐसे रास्ते पर बढ़ जाती है जिसके दोनों तरफ सिर्फ घने और खामोश पेड़ हैं। ये खामोशी सुकून देने वाली नहीं है। ये वो सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान से पहले छा जाता है और तभी अचानक धड़ाम एक जोरदार झटका लगता है। गाड़ी के शीशे पर खून की छींटें बिखर जाती हैं। एक मासूम हिरन गाड़ी के सामने आ गया था। वहाँ वो हिरन पड़ा हुआ है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। क्रिस तड़पते हुए जानवर को बेहद दुखी और सहमी हुई नजरों से देख रहा है। उसकी आंखें वही जम जाती हैं। एक जानवर की मौत पर क्रिस का ये रिएक्शन सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये उसकी आत्मा के अंदर छिपे उस गिल्ट का रिफ्लेक्शन था जिसने उसे सालों से जकड़ा हुआ था। लेकिन इस हादसे ने एक और चीज की शुरुआत कर दी थी। पुलिस ऑफिसर का वहां आना और बिना किसी वजह के क्रिस से उसकी आईडी मांगना। रोज यहाँ क्रिस के लिए स्टैंड लेती है और वो पुलिस वाले से बहस करती है। उस वक्त क्रिस को लगता है कि रोज उससे कितना प्यार करती है, वो कितनी प्रोटेक्टिव है। लेकिन क्या ये वाकई प्रोटेक्शन है या फिर क्रिस को कानून की नजरों से दूर रखने की एक सोची समझी चाल? खैर, अब गाड़ी आखिरकार आर्मिटाज फैमिली के आलीशान एस्टेट पर पहुंचती है। ये घर किसी जन्नत जैसा है, चारों तरफ हरियाली और एक बड़ा सा विला। रोज के पेरेंट्स डीन और मिसी बेहद गर्मजोशी से क्रिस का स्वागत करते हैं। डीन जो कि एक न्यूरोसर्जन है और मिसी जो एक हिप्नोथेरेपिस्ट है। पहली नजर में वे दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव और लविंग पेरेंट्स लगते हैं, लेकिन जैसे ही क्रिस की नजर घर के हेल्पर्स पर पड़ती है, माहौल का तापमान अचानक गिर जाता है। वहाँ दो ब्लैक स्टाफ मेंबर्स हैं, वॉल्टर जो ग्राउंड कीपर है और जॉर्जिना जो हाउसकीपर है। उनके चेहरे पर एक अजीब और जमी हुई मुस्कान है। उनकी आंखें, उनमें कोई चमक ही नहीं है, जैसे उनके अंदर का इंसान कहीं बहुत दूर चला गया है और सिर्फ एक खाली शरीर वहां घूम रहा है। जब वॉल्टर बिना किसी एक्सप्रेशन के क्रिस को देखता है तो क्रिस की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। ये वो पल है जिसे साइकोलॉजी की भाषा में अनकैनी वैली कहते हैं। जब कोई चीज इंसानी दिखती तो है, लेकिन अंदर से उसमें इंसानियत गायब होती है। डीन इस बात को भांप लेता है और तुरंत सफाई देता है कि ये लोग उनके परिवार के पुराने वफादार हैं और जब उनके माता पिता गुजरे तो वो इन दोनों को निकाल नहीं पाए। बात लॉजिकल लगती है, लेकिन क्या वाकई इतनी सिंपल है? रात होती है। क्रिस को नींद नहीं आ रही। सिगरेट पीने की उसकी लत उसे बेचैन कर रही है। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकलता है। घर पूरी तरह शांत है, लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम से गुजरता है उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखती है। वॉल्टर वो रात के अंधेरे में पूरी ताकत से लॉन में दौड़ रहा है, जैसे किसी चीज से भाग रहा हो या किसी का पीछा कर रहा हो। और जब क्रिस अंदर मुड़कर देखता है तो जॉर्जिना शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो किसी भी इंसान को डरा दे। क्रिस घबराकर वापस अपने कमरे की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में मिसी उसे रोक लेती है। वो लिविंग रूम में बैठी है और हाथ में चाय का एक कप और एक छोटा चम्मच है। वो क्रिस को अपने पास बुलाती है, उसकी सिगरेट की लत के बारे में बात करती है। बातचीत बहुत नॉर्मल शुरू होती है, लेकिन मिसी धीरे धीरे उस चम्मच को कप के किनारे पर टकराना शुरू करती है और आवाज आती है, टिंक टिंक टिंक। ये आवाज क्रिस के कानों में गूंजने लगती है। मिसी उससे उसकी माँ की मौत के बारे में पूछती है। क्रिस नहीं चाहता, लेकिन वो चाहकर भी अपना मुंह बंद नहीं कर पाता। वो उस रात की बात बताने लगता है जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था और वो टीवी देख रहा था। उसने मदद के लिए फोन नहीं किया क्योंकि वो बहुत डर गया था।
क्रिस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। मिसी का चम्मच कप से टकराता रहता है और वो उसे कहती है अब डूब जाओ। और अचानक क्रिस का शरीर फ्रीज हो जाता है। वो अपने ही शरीर के अंदर नीचे और नीचे गिरने लगता है। ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन रह जाती है जिससे वो दुनिया को देख तो सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इसे मिसी कहती है द संकन प्लेस, एक ऐसी जगह जहां आपकी चेतना तो जिंदा है लेकिन आपके शरीर पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। आप चिल्लाते हैं लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आती। क्रिस अचानक झटके से आंखें खोलता है तो वो अपने बिस्तर पर है, पसीने से लथपथ। क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना था या फिर उसकी आजादी का आखिरी दिन? अगले दिन आर्मिटेज हाउस में एक सालाना पार्टी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर और रईस लोग वहां आने लगते हैं। खास बात यह है कि वो सभी लोग वाइट हैं। जैसे ही क्रिस वहां पहुंचता है हर कोई उसे एक अजीब नजर से देखने लगता है। लोगन नाम के एक दूसरे ब्लैक आदमी से मिलने पर क्रिस को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसका बिहेवियर बिल्कुल उन बूढ़े अमीर वाइट लोगों जैसा होता है। उसमें एक ब्लैक आदमी की कोई भी नेचुरल वाइब नहीं है। क्रिस खुश होकर लोगन के पास जाता है, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग के साथ उससे हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो लोगन से हाथ मिलाता है क्रिस का दिल बैठ जाता है। लोगन ने एक बूढ़े आदमी की तरह कपड़े पहने हुए हैं। उसकी पत्नी उससे उम्र में दुगनी बड़ी है। क्रिस को शक होता है। वो चुपके से लोगन की फोटो खींचने के लिए अपना फोन निकालता है लेकिन वो फ्लैश बंद करना भूल जाता है और जैसे ही कैमरे का फ्लैश लोगन की आंखों पर पड़ता है लोगन का चेहरा एकदम बदल जाता है। उसकी जमी हुई मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखों से खून के आंसू जैसे जज्बात बहने लगते हैं। वो क्रिस की तरफ झपटता है, उसका कॉलर पकड़ता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, गेट आउट ऑफ हियर। पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। लोगन को तुरंत वहां से हटा दिया जाता है। डीन कहता है कि लोगन को मिर्गी का दौरा पड़ा था लेकिन क्रिस समझ गया था कि यहाँ कुछ बहुत भयानक चल रहा है। वो तुरंत अपने दोस्त रॉड को फोन करता है जो टीएसए में काम करता है। रॉड मजाक में कहता है कि भाई वो लोग ब्लैक लोगों को किडनैप करके उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। क्रिस अब और एक सेकंड भी वहां नहीं रुकना चाहता। वो रोज को कहता है कि उसे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। जब रोज चाबियां ढूंढ रही होती है तो क्रिस कमरे में घूमते हुए एक अलमारी खोलता है जिसके अंदर उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, रोज की तस्वीरें। पहली तस्वीर में रोज वॉल्टर के साथ बेहद क्लोज और रोमांटिक पोज में थी, वही वॉल्टर जो आज उनका नौकर बना हुआ है। दूसरी तस्वीर में जॉर्जिना के साथ थी। रोज के कई सारे पास्ट रिलेशनशिप और वो सभी ब्लैक लोग थे जिसमें लोगन भी शामिल था। क्रिस का दिमाग सुन्न रह जाता है। रोज ने तो क्रिस से कहा था कि उससे पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसे याद आता है कि बाहर लॉन में उसकी तस्वीर के पीछे एक साइलेंट ऑक्शन चल रही थी जहां अमीर लोग हाथ उठा उठाकर उसकी बोली लगा रहे थे। क्रिस कोई मेहमान नहीं था बल्कि वो एक बकरा था जिसे हलाल होने के लिए यहाँ पे लाया गया था और रोज इस पूरी आदमखोर फैमिली की सबसे शातिर शिकारी थी। क्रिस सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उसके हाथ में बैग है। रोज आगे आगे चल रही है, अपने बैग में गाड़ी की चाबियां ढूंढने का नाटक कर रही है। पूरी फैमिली, डीन, मिसी और रोज का भाई जेरेमी लिविंग रूम में रास्ता रोके खड़े हैं। क्रिस चिल्लाता है, रोज चाबियां कहाँ हैं? जल्दी करो। रोज अचानक चाबियां ढूंढना बंद कर देती है। उसके चेहरे पर एक ठंडी और शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो अपने हाथ में चाबियां लहराती है और कहती है, तुम जानते हो मैं तुम्हें चाबियां नहीं दे सकती जान। क्रिस जेरेमी पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन तभी पीछे सोफे पर बैठी मिसी अपने हाथ में पकड़े चम्मच को कप से टकराती है। टिंग! क्रिस का शरीर फिर से हवा में जम जाता है और वो फिर से उस अंधेरे गहरे संकन प्लेस में गिर जाता है। जब क्रिस की आंखें खुलती हैं तो वो एक अंधेरे बेसमेंट में एक लेदर की कुर्सी से बंधा हुआ है। सामने एक पुराना टेलीविजन सेट रखा हुआ है। टीवी पर रोज के दादाजी इस पूरे खेल के पीछे का सच बताते हैं, द कोआगुला प्रोसीजर। वे ब्लैक लोगों के सुपीरियर शरीरों में अमीर और बूढ़े व्हाइट लोगों का दिमाग ट्रांसप्लांट करते थे। तभी स्क्रीन पर एक अंधा आर्ट डीलर जिम हडसन दिखाई देता है। वो क्रिस से कहता है कि मुझे तुम्हारी त्वचा के रंग से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी आंखें चाहिए। मुझे वो विजन चाहिए जिससे तुम पूरी दुनिया देखते हो। सच ये था कि डीन जिम के दिमाग के एक हिस्से को क्रिस के दिमाग में ट्रांसप्लांट करने वाला था, जिसके बाद क्रिस का अपना वजूद हमेशा के लिए मिटा दिया जाता। जेरेमी क्रिस को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए आता है लेकिन क्रिस ने अपनी सूझबूझ से कुर्सी के आर्म रेस्ट से रुई निकालकर अपने कानों में ठूस ली थी ताकि वो मिसी
के हिप्नोसिस की आवाज ना सुन सके। जैसे ही जेरेमी उसकी पट्टियां खोलता है, क्रिस उस पर हमला करके उसे ढेर कर देता है। क्रिस अब ऊपर आता है। सबसे पहले उसका सामना डीन से होता है। क्रिस एक हिरन के सींग वाले शोपीस को उठाता है और उससे डीन पर हमला कर देता है। डीन वहीं ढेर हो जाता है और गिरते वक्त एक मोमबत्ती लैब के केमिकल्स पर गिर जाती है, जिससे घर में आग लग जाती है। तभी रास्ते में मिसी मिलती है। वो कप और चम्मच उठाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथ से चाय का कप छीनकर नीचे गिरा देता है। मिसी कुछ कर पाती उससे पहले ही क्रिस अपनी उंगलियां उसके चेहरे में घोंप देता है और पास ही पड़े एक छोटे चाकू को उठाकर उसकी गर्दन पर वार करता है। मिसी वहीं खत्म हो जाती है। वो घर के बाहर भागता है और जेरेमी की गाड़ी लेकर एस्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में अचानक जॉर्जिना आ जाती है और गाड़ी उससे टकरा जाती है। अपनी माँ की मौत के पुराने गिल्ट की वजह से क्रिस उसे तड़पता हुआ नहीं छोड़ पाता और उसे उठाकर गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बिठा लेता है। लेकिन जॉर्जिना अचानक होश में आकर क्रिस पर हमला कर देती है, क्योंकि जॉर्जिना के अंदर रोज की दादी का दिमाग था। अब गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। जॉर्जिना मर जाती है, लेकिन क्रिस घायल हो जाता है। क्रिस गाड़ी के बाहर रेंगता है। रात का अंधेरा है और सामने से हाथ में राइफल लिए वॉल्टर, जिसके अंदर रोज के दादा का दिमाग है, आ जाता है और उसके ठीक पीछे रोज खड़ी है। वॉल्टर क्रिस को जमीन पर पटक देता है और उसका गला दबाने लगता है। क्रिस अब मौत के करीब है, लेकिन तभी वो अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और कैमरे का फ्लैश सीधे वॉल्टर की आंखों पर मारता है। फ्लैश की तेज रोशनी वॉल्टर के दिमाग के उस असली हिस्से को एक सेकंड के लिए जगह देती है जो संकन प्लेस में कैद था। वॉल्टर का शरीर रुक जाता है। वो रोज से राइफल मांगता है, ये कहकर कि वो खुद क्रिस को मारेगा। रोज उसे राइफल दे देती है। वॉल्टर बंदूक तानता तो है, लेकिन क्रिस पर नहीं। वो घूमता है और सीधे रोज के पेट में गोली मार देता है और अगले ही पल वो बंदूक को अपनी कनपट्टी पर रखता है और खुद को गोली मारकर वहीं खत्म हो जाता है। रोज जमीन पर पड़ी खून से लथपथ तड़प रही है। क्रिस उसके पास जाता है। उसका हाथ रोज के गले पर है। तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई देती है। लाल और नीली बत्तियां पेड़ों के बीच चमकने लगती हैं। क्रिस अपने हाथ ऊपर कर लेता है अपनी मौत का इंतजार करते हुए, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से उसका दोस्त रॉड निकलता है। रॉड क्रिस को गाड़ी में बिठाता है। क्रिस आखिरी बार रोज को देखता है जो तड़पते हुए दम तोड़ रही है। गाड़ी आगे बढ़ जाती है उस नर्क को पीछे छोड़ते हुए। गेट आउट मूवी सिर्फ एक हॉरर या सस्पेंस फिल्म नहीं है, ये एक आईना है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से नहीं होता जो हमसे नफरत करते हैं, बल्कि उन लोगों से होता है जो हमसे प्यार करने का दावा करते हैं, लेकिन असल में वो हमारी पहचान, हमारे वजूद को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। क्रिस उस जाल से तो बाहर निकल गया, लेकिन क्या वो कभी उस संकन प्लेस के ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगा? और सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसे कितने लोग होते हैं जो अपनी पहचान खोकर किसी और के इशारों पर नाच रहे हैं, अपने ही शरीर के अंदर एक कैदी बनकर। सोचिएगा जरूर।